गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुमित्रा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास विषय 2। इतिहास का पार्ट 1 का दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहला अध्याय हड़प्पा सभ्यता और उसकी विशेषताएं पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, चन्नूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, ये सारी जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता फैल रखी है वहाँ वहाँ हमने पढ़ा। अब चैप्टर 2 में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार, हड़प्पा सभ्यता के बाद जो उसकी शहरी जीवन की विशेषता है, शहरी जीवन का विस्तार हो चुका था। तो 1900 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी पूर्व के जो 1500 वर्षों के मध्य जो लंबा अंतराल आया, उसके बाद 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के दौरान जो नगर बसे, जो शहर बसे, उनके बारे में अध्याय 2 में पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से नगर बसे, कौन कौन से राजा हुए, किस प्रकार किसानों ने कृषि की, किसान समुदाय विकसित हुआ, कैसे नगरों का विकास हुआ, ये सारा विषय 2 पार्ट 2 में पढ़ा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्ष, आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की जो अंतिम काल था, हड़प्पा सभ्यता का जो 1900 ईस्वी पूर्व के आसपास 2600 से 1900 ईस्वी का जो उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, इसमें शहरों का विकास हो चुका था। उसके 1900 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के बीच में, ईस्वी पूर्व के बीच में एक लंबा अंतराल था। उसके बाद इस उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये पूरा एरिया, श्रीलंका, म्यांमार, पूरा एरिया सम्मिलित था। इस उपमहाद्वीप में कई भागों में विभिन्न प्रकार का विकास हुआ। ये वही काल था जब सिंधु नदी और उसकी उपनदियां, सिंधु नदी की उपनदियां झेलम, सतलज, ये सरस्वती, सिंधु सरस्वती नदी, ये सारी नदियां जो बहती थी, और इन नदियों के किनारे ही लोगों ने निवास बनाए अपने, और इन्हीं नदियों के किनारे रहने वाले ऋषियों ने ऋग्वेद का लेखन किया। भारत का, हिंदू धर्म का, हिंदू संस्कृति का जो सबसे प्रथम वेद है, जो सबसे प्रसिद्ध वेद है, वो है ऋग्वेद। आपने पढ़े ना कक्षा 11 में, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद इसी काल में रचा गया। उत्तर भारत, दक्षिण पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में है। अब ये बता रहा है कि 600 ईस्वी पूर्व के आसपास किसानों की बस्तियां, अब किसान अपनी बस्तियां बनाने लग गए थे। अब कृषि को बहुत अधिक महत्व दिया जाने लग गया था, तो कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई थी। भारत में, दक्षिणी भारत में, कर्नाटक के एरिया में, पूरे एरिया का बताया जा रहा है। साथ ही दक्षिण के, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले। चरवाहा यानी ये चारा चराने वाले, पशुओं को एक जगह से दूसरे एक जगह चराने के लिए, पशुओं पर अपना जीवन निर्भर रहने वाली, पशुपालन करने वाली जातियां, उनकी बस्तियां चरवाहा बस्तियां कहलाती है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिणी भारत में शवों के अंतिम संस्कार के तरीके भी सामने हैं। तो बताया जा रहा है कि शवों के अंतिम संस्कार के भी और अलग अलग तरीके। हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि शवों का समाधान का तरीका क्या था, कि गर्त में उनको खड्डा खोदकर उनको दफनाया जाता था, और उनके साथ महत्वपूर्ण उनकी जरूरत की चीजें दबाई जाती थी, साथ में उनकी जरूरत की चीजें भी दफना दी जाती थी, ताकि जरूरत पड़े तो उस समय आत्मा आए अगर, या पुनर्जन्म में विश्वास था तो अगर पुनर्जन्म हो या आत्मा अगर वापस आती हो तो उन जरूरत की वस्तुओं का उपयोग कर सके। लेकिन ईसा पूर्व शताब्दी के दौरान ये कह रहे हैं कि शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में भी परिवर्तन आया, जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले, यानी पत्थरों से उनको चिनाई की गई, दफना के उनके ऊपर पत्थरों से चबूतरे टाइप बनाई गई, और शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और हथियार, विभिन्न प्रकार के हथियार भी उनके साथ अपनाए गए, क्योंकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया। अब उपकरण और हथियारों का उपयोग करने लगे लोग, तो उनके साथ ये उपकरण और हथियार भी दफनाए जाने लगे। तो शवों के अंतिम संस्कार के तरीकों में भी परिवर्तन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद हमें देखने को मिलते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण भी मिले, नए परिवर्तन भी हुए। नए परिवर्तन में क्या,
ये देखिए उपकरण और हथियार, नए परिवर्तन शायद इनमें सबसे ज्यादा मुख्य आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास। बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। उन परिवर्तनों में सबसे ज्यादा परिवर्तन क्या? राज्यों का विकास हुआ, जिसमें शासकों के नाम देखने को मिलते हैं, साम्राज्य देखने को मिलते हैं और उन साम्राज्यों के अधीन भी छोटे छोटे रजवाड़े, इनका भी विकास देखने को मिलता है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे और भी कुछ परिवर्तन हुए। इनका पता कैसे चलता है? कृषि उपज को संगठित करने के तरीकों से चलता है। और इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। तो बताया जा रहा है कि ईसा के 36 शताब्दी पूर्व के दौरान नए राज्यों का विकास हुआ, जिसमें नए नगरों का उदय हुआ। हड़प्पा सभ्यता काल में नगर कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल, नागेश्वर, बालाकोट, कालीबंगन, ये बड़े छोटे बड़े नगर थे। लेकिन 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में और भी खूब सारे नए नगरों का उदय इस दौरान हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आंकलन करने के लिए कौन कौन से स्रोत, अभी ये सारी बातें हमें पता चलती है, तो किससे पता चलती है? अभिलेखों से पता चलती है। तो इतिहासकार कौन कौन सी स्रोत है जिनकी सहायता से हमें ये बताते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा? तो उसमें सबसे पहले है अभिलेख, फिर है ग्रंथ। उस समय ग्रंथ भी रचे जाने लगे। ग्रंथ यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें, बड़ी बड़ी किताबें जिनमें उनके जीवन के बारे में बताया। तो अभिलेखों के साथ ग्रंथ, ग्रंथों के बाद सिक्कों, सिक्कों के माध्यम से भी हमें पता चलता है, और चित्रों के माध्यम से। ये विभिन्न तरीके हैं, ये विभिन्न स्रोत है जिनके अध्ययन से इतिहासकार हमें उनके बारे में बताते हैं। जैसा कि हम आगे और पढ़ेंगे, ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, लेकिन कुछ स्रोत हमें उनके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं देते हैं, कुछ स्रोत पूर्ण जानकारी दे पाते हैं, लेकिन पूरी कहानी तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हमारे सामने प्रकट होती जाएगी। ये देखिए आपके यहाँ पे एक अभिलेख मिला है, ये सांची का अभिलेख, सांची स्तंभ। ये देखिए एक अभिलेख है जो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। मध्य भारत में सांची, सांची आपके है मध्य प्रदेश, एमपी में। यहाँ पे आपको ये अभिलेख मिला है। ये बताया जाता है अशोककालीन अभिलेख, 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बताया जा रहा है। अशोककालीन 273 ईस्वी पूर्व में अशोक ने साम्राज्य प्राप्त किया था, और 269 ईस्वी पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का काल मौर्यों का काल है। मौर्य काल के समय लगभग मौर्य शासक अशोककालीन अभिलेख बताया जाता है। तो इन अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से और विभिन्न चित्रों के माध्यम से हमें उस समय की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। अब है प्रिंसेप और प्रियदर्शी। ये प्रियदर्शी एक भाषा है, सिक्कों पर लिखी हुई मिली है। और ये प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, निर्देशक थे, जिन्होंने इस भाषा को अर्थ निकाला है। जो खरोष्टी लिपि का अर्थ इन्होंने निकाला। ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियां थी, इन सिक्कों पर लिखी हुई, उनका अर्थ बता के, उनके अर्थ के माध्यम से इतिहास की जानकारी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति कब हुई? 1830 में, 1830 में, जब जॉन प्रिंसेप ने, उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि, ये दोनों लिपि है, लिखने के तरीके। जैसे वर्तमान में हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, संस्कृत लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, रोमन है, ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच और इंग्लिश है, जैसे रोमन लिपि है। तो इसी तरह से जो प्राचीन भाषा लिखी जाती थी वो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी जाती थी। ये बात हमें 1830 में भारतीय अभिलेख विज्ञान के एक उल्लेखनीय अधिकारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। उस समय अंग्रेजों का राज था भारत में, 1830 की बात की जा रही है, और 1830 में भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था 1857 तक। जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, प्रथम क्रांति आजादी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। तो 1830 के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन था। उसके एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर
प्रियदर्शी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। इसको अंडरलाइन कर दीजिए, मनोहर मुखाकृति वाला राजा। ये पूछा जा सकता है आपको प्रियदर्शी का क्या अर्थ है, तो प्रियदर्शी का अर्थ है मनोहर मुखाकृति वाला राजा। तो मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम उन्होंने अर्थ निकाला कि लगभग सभी सिक्कों में, सभी अभिलेखों पे यही नाम लिखा हुआ मिलता है, और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम भी लिखा हुआ मिलता है। अशोक राजा का नाम लिखा हुआ है, वो नाम कौन सा है, अशोक। अशोक नाम लिखा, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक उस समय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से, इस ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की अर्थ निकालने के बाद, इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास को जानने में एक नई दिशा मिली, उसका अध्ययन करने को एक नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। राजवंशों की वंशावलियां यानी किस राजा ने भारत में किस समय शासन किया, बाद में उसके वंशज कौन थे यानी उसके पुत्र कौन थे, उसका पौत्र कौन था, उनके बाद उनके बेटे पोते कौन हुए, कब किस समय उन्होंने शासन किया, उनकी वंशावलियां पूरी, उनकी पुनर्रचना करने में अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग करना आसान हो गया। क्यों आसान हो गया कि अभिलेखों और ग्रंथों में जो भाषा लिखी थी, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, उसका अर्थ आसानी से समझा जाने लगा। तो ये समझने के बाद ये उपयोग आसानी, ये इतिहास की जानकारी, इतिहास के अध्ययन में एक नई दिशा मिली। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में और लगाया और छानबीन करने की कोशिश की, और नए नए परिवर्तन, नए नए सामाजिक विकासों के बीच संबंध आते गए, और ऐसे परिवर्तन भी आए, ऐसे संबंध भी थे जो संभवतः इतिहास से संबंधित ना हो, न तो इतिहास से संबंधित थे, न ही राजनीति से। तो ये आगे अध्ययन होते रहे, उनकी छानबीन होती रही, और ये आगे कोशिश जारी रही। ठीक है, ये ब्रैकेट में देखिए अभिलेख के बारे में दिया हुआ है। अभिलेख क्या है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ये देखिए आपके आगे प्रश्न भी दे रखा है, ये देखिए प्रश्न, इस प्रश्न को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं। ये देखिए, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ये दे रखा है, अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए अभिलेख शास्त्र किसे कहा जाता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। और अभिलेख के अध्ययन किस प्रकार इतिहास की जानकारी प्रदान करने में सहायक है, यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, इतिहास की जानकारी प्रदान करने में अभिलेख किस प्रकार सहायक सिद्ध हुए हैं। तो अभिलेख किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताया, जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर पुरेद कर, खुदे हुए होते हैं, पुरेद कर उनको जो लिखे जाते हैं वो अभिलेख कहलाए जाते हैं। ये अभिलेख पत्थर पर भी हो सकते हैं, धातु की पट्टिकाओं पर भी हो सकता है, या मिट्टी के बर्तन पर भी, जो पुरेद कर उनमें कठोर सतह पर खोद के उनको लिख दिया जाता है, वो अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों में क्या क्या प्राप्त होता है हमें, अभिलेखों में उस समय की लोगों की उपलब्धियां, उनके क्रियाकलाप यानी वो क्या कार्य करते थे, उनके विचार आदि लिखे जाते हैं और उन्हें बनाते, चित्र के माध्यम से बनवाए भी जा सकते हैं और लिखे भी जा सकते हैं। उनमें इन अभिलेखों के माध्यम से उस समय के राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों के धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दान के बारे में, उनके अभिलेखों में उनकी तिथियां खुदी हुई होती है कि किस समय किस राजा ने किस समय शासन किया, किस समय उसका राज्याभिषेक हुआ, किसी पर तिथि नहीं भी मिलती है, तो इनके आधार पर इनका काल निर्धारण किया जा सकता है कि किस समय किस राजा ने शासन किया होगा। और आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से ये प्राप्त किया जा सकता है। अभिलेखों में हमें भाषा का क्या पता चलता है कि उदाहरण के लिए ये देख रखा है कि 250 ईस्वी पूर्व में ये देखिए अक्षर अ, ये अ अक्षर जो है, इस अ को कैसे लिखा जाता था, 250 ईस्वी पूर्व में तो इस तरह से लिखा जाता था इसको, ठीक है। और 500 ईस्वी में, 250 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी के मध्य कितना समय हो गया, लगभग 750 वर्ष। 750 वर्ष के बाद लेखन में परिवर्तन आया और अ को इस तरह से लिखा जाने लगा। तो इन भाषा के माध्यम से, इनके अक्षरों के माध्यम से ये पता चलाया जा सकता है कि ये किस समय ये राजा हुए होंगे, किस स्थिति में, किस दौरान, कार्यकाल क्या था,
कौन से समय में इन्होंने ये किया होगा। तो इन भाषाओं के आधार पर, लिपि के आधार पर पता किया जा सकता है। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे होते हैं, ये भी पूछा जाता है आपको, डलाइन कीजिए कि अभिलेख कौन सी भाषाओं में मिलते हैं हमें, प्राकृत भाषाओं में। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता है जो जन सामान्य की, जनता की भाषा होती है, आम लोगों की भाषा होती है, उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। और इस अध्याय में अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अजात शत्रु वही बिंबिसार का नाम भी है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। 222 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका पुत्र था बिंबिसार, जिसको कई ग्रंथों में अजातशत्रु, अमित घात्र भी बताया जाता है, और उसका पुत्र था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र सम्राट अशोक, जिसका नाम भी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। क्योंकि ये नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस भाषा को प्राकृत भाषा के रूप में माना गया। ये तमिल में, पाली में और संस्कृत में ये बताया गया। आपको तमिल भाषा में, पाली में, संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं के भी अभिलेख यहाँ पे मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन में कार्य नहीं किया जाता था। अधिकतर किस भाषाओं का, प्राकृत भाषाओं का, तमिल भाषा का, पाली का और संस्कृत का, इन भाषाओं का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। संस्कृत भाषा का गुप्त काल में 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के दौरान जो गुप्त काल विकसित हुआ था, उस गुप्त काल में संस्कृत भाषा का विकास हुआ था। तो संस्कृत भाषा में भी अभिलेख मिले हैं, और इन अभिलेखों के माध्यम से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इतिहास की जानकारी में क्या, राजाओं के कार्यकलाप, उनकी उपलब्धियां, ये देखिए ये दिया हुआ है, उनकी उपलब्धियां, उनके क्रियाकलाप, उनके विचार, ये सारे हमें उनके तिथिक्रम या महिलाओं और पुरुषों के द्वारा जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिए गए थे, उन दान के बारे में कि कितना दान दिया गया था, कब दिया गया था, ये सब हमें अभिलेखों के माध्यम से पता चलता है। इसलिए अभिलेख इतिहास की जानकारी प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि अभिलेख किस प्रकार इतिहास की जानकारी प्रदान करते हैं, तो आपको ये समझाते हुए लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य में बताया है, अब मौर्य काल के दौरान 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान किस तरह से भारतीय इतिहास में परिवर्तन आया, फिर किस प्रकार राज्यों का विकास हुआ, राज्यों में परिवर्तन आया, राज्यों से नगरों का विकास, नगरों से किस प्रकार नगरों के साथ साथ लोहे का भी प्रयोग बढ़ता गया, सिक्कों का भी विकास हुआ, ये सारा प्रारंभिक राज्य के अंतर्गत आएगा। इसी दौरान 6वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान, ईस्वी पूर्व के दौरान ही विभिन्न बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, विभिन्न धर्मों का भी विकास हुआ और महाजनपदों का विकास हुआ, जिन महाजनपदों में प्रमुख रूप से बताए जाते हैं 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों का विकास इसी दौरान हुआ था। तो 16 महाजनपद में प्रमुख रूप से वज्जी, मगध, कौशल, पुरु, पांचाल, अवंती, एक था अंग। आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत पे अभी लॉकडाउन में तो काफी वापस से कई लोगों ने देखी है। तो एक महाभारत में दुर्योधन के जो बहनोई थे वो चेदी वंश के, चेदी राज के, और दानवीर कर्ण को जो राज्य दे रखा था वो अंग प्रदेश के शासक। तो ये उस समय कुल मिला के 16 महाजनपद थे, जिनमें से वज्जी, मगध, कौशल, पुरु, पांचाल, गांधार, अवंती ये प्रमुख थे। और मत्स्य प्रदेश भी था, विराटनगर भी था। आपको पता हो तो मत्स्य प्रदेश में जिन्होंने ये पांडवों ने शरण ली थी, अंतिम 1 वर्ष जो गुप्त काल के दौरान गुप्त रूप से बिताया था वो मत्स्य प्रदेश में बिताया था, वो राजस्थान में मत्स्य प्रदेश विराटनगर में आ रखा। तो ये पूरे 16 महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। और इस समय लोहे का प्रयोग भी बढ़ गया था, सिक्कों का विकास, ये सारा इसी दौरान हुआ था। और इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म सहित कई दार्शनिक विचारधाराओं का भी विकास हुआ था। बौद्ध और जैन धर्म, आपको पता ही है, बौद्ध धर्म तो महात्मा गौतम बुद्ध ने, और जैन धर्म महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, इन्होंने आरंभ किया था। और इन्होंने आरंभिक ग्रंथ भी लिखे थे। उन ग्रंथों में हमें महाजनपदों के 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में कई ग्रंथों में एक समान नहीं है, किसी में 16 है, किसी में 22 है, किसी में नाम आगे पीछे दे रखे हैं, लेकिन कुल मिला के 1 से 16 प्रमुख रूप से मगध, कौशल,
कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण नगर, महत्वपूर्ण महाजनपदों में इनको गिना जाता था। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन इन महाजनपदों को आगे गण और संघ में भी बांट रखा था। ये देखिए, महाजनपदों में राजा का शासन और आगे गण, गण और संघ। गण और संघ के नाम से भी इनको प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह होता था और इनको बांटा जाता था, और प्रत्येक इन समूह का व्यक्ति भी राजा ही कहलाता था। समूह का जो नेतृत्व करने वाला होता था वो भी राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के पिता इन्हीं छोटे गणों से संबंधित थे, इन्हीं गणों के राजा थे, इसलिए इनको बताया जाता है कि ये शासक वर्ग से आए थे। वजी संघ की ही एक भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। जो भूमि के स्रोत थे, आर्थिक स्रोत थे, खेती करने के, कृषि के जो स्रोत थे, इन पर इन गणों का सामूहिक नियंत्रण रहता था। ये किसमें बताया गया है? वजी संघ के बारे में बताया गया है। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह से नहीं लिखे जा सकते, लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे थे। ये बताया जा रहा है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक लगभग 1200 वर्षों तक इन गणों का अस्तित्व रहा था। और प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। एक किला बनाया जाता था, चारों तरफ से किले की दीवारों से उसको घेर रखा था, और किले बंद राजधानियों की रख रखाव और प्रारंभिक सेनाओं के लिए इनकी सेनाएं भी बनी होती थी। प्रारंभिक सेनाओं के लिए सेना बनी होती थी, और ये नौकरशाही रखी जाती थी, और भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता थी। सेना की देख रेख के लिए आर्थिक स्रोत चाहिए होते थे, और ये आर्थिक स्रोत उन्हें युद्ध के माध्यम से, युद्ध करके, किसी राज्यों को जीत कर, लूट कर, या आर्थिक खेती बाड़ी का काम अधिक से अधिक बढ़ाकर ये आर्थिक स्रोत की पूर्ति करते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण भी किया गया कि किस तरह से शासकों को कौन कौन से नियम होने चाहिए और कौन कौन से नियमों का पालन उनके द्वारा किया जाना चाहिए। ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों की रचना की, उसमें बताया जाता है। और अपेक्षा की जाती थी कि क्षत्रिय वर्ण से ही शासक बनेंगे। उस समय 4 वर्ण होते थे। 4 वर्ण कौन कौन से? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण होने थे, जिसमें से क्षत्रिय वर्ण से ही शासक बनेगा, ये ऐसा उस समय नियम बनाया गया था। और किसानों को काम व्यापारियों और शिल्पकारों से कर वसूल करना तथा भेंट वसूल करना माना जाता था। क्षत्रिय वर्ण से शासक बनेंगे, और शासकों का काम किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से, इन सब से कर वसूल करना, इन सब से भेंट वसूल करना। और इस जो भेंट के दौरान, कर के दौरान जो इनको आय होती थी, उस आय को आर्थिक स्रोत के रूप में नौकरशाही पर, अपने सेना पर, शासन की देख रेख पर खर्च किया जाता था। तो क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर वसूल किया जाता था? इसके बारे में अभी स्रोत, कुछ स्रोत कहते हैं वसूल किया जाता था, कुछ कहते हैं नहीं किया जाता था। तो इतना ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। कि चरवाहों से, वनवासियों से कर इकट्ठा किया जाता था, वसूला जाता था, नहीं जाता था, ये अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कर और भेंट के अतिरिक्त आक्रमण करके शत्रु राज्यों पर, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करके भी प्राप्त की जाती थी संपत्ति। और धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए, और बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना यानी जब जरूरत होती थी सेना तैयार कर ली जाती थी, और उस सेना में कौन? कृषक वर्ग से भी उनको नियुक्त कर दिया जाता था। तो कुल मिला के उस समय सेनाएं तैयार करना, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना, युद्ध करना, ये सभी शुरू हो चुके थे। ये देखिए मानचित्र 1 दे रखा है, आरंभिक राज्य और उनकी राजधानी। ये 16 महाजनपद दे रखे हैं, जिसमें गांधार, ये देखिए अफगानिस्तान में आए, गांधार अफगानिस्तान में। तक्षशिला, ये देखिए तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में, और कंबोज भी अफगानिस्तान में देखिए। और ये फिर आगे मथुरा, पांचाल, कुरु, ये सूरसेन की राजधानी थी मथुरा।
मत्स्य राजस्थान में आ रखा है, अवंती, उज्जैनी जिसकी राजधानी, ये चेदी, ये वत्स, काशी, कौशल, मल, ये मगध, वजीसंग, अंग, अंगराज कर्ण जिनके शासक थे, ये अंग जिनकी राजधानी चंपा, और ये सारे 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों का यहाँ मानचित्र में दे रखा है, आप एक मानचित्र, खाली मानचित्र लेके इन 16 महाजनपदों के नाम उसमें भरेंगे और उनकी राजधानियां भी भरेंगे। ठीक है, ये आपके HW है, मानचित्र लेके मानचित्र को इन 16 महाजनपदों को भरना। ये देखिए प्रश्न के रूप में ऐसे कौन से सेक्टर हैं जहाँ राज्य और नगर सर्वाधिक संगम रूप से बसे हुए थे, तो आप इन 16 महाजनपदों को भर दीजिएगा। अभिलेख के बारे में हो गया, ये 16 महाजनपदों के बारे में हो गया, ये मानचित्र का हो गया। अब आपके अब है इन 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख महाजनपद था जो मगध था। मगध के बारे में दे रखा है कि मगध की सत्ता के विकास के लिए आरंभिक और आधुनिक लेखकों ने क्या क्या व्याख्याएं प्रस्तुत की है, ये एक दूसरे से कैसे भिन्न, यानी मगध कहाँ था, मगध के राजा कौन थे, प्रथम शक्तिशाली राजा कौन थे, उसका विकास कैसे हुआ, ये इसके बारे में लेखकों ने अलग अलग व्याख्याएं प्रस्तुत की है। तो इन लेखकों ने क्या क्या व्याख्याएं प्रस्तुत की है और वो कैसे भिन्न है, कौन से लेखक क्या कहता है, इसके बारे में ये दे रखा है। तो 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख था मगध, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे।